मैं एक बंगले में ड्राइवर था। 2 महीने से मालिक और मालकिन अमेरिका गए हुए थे। मालिक की बेटी एक बड़े कॉलेज में पढ़ती थी और मैं उसकी गाड़ी चलाया करता था। वो अक्सर ही बातों बातों में मुझे छेड़ती और मेरे साथ फ्री होने की कोशिश करती, लेकिन मैं कभी अपनी हद से तजावुज ना करता। उस रात ही मेरे पास किंजा बीबी का फोन आया। मेरा नाम मुराद था और आज़ाद कश्मीर के एक गांव का रिहायशी था। नौकरी की गर्ज से मैं लाहौर आ गया था और कोई हुनर न होने की वजह से सड़कों पर मारा मारा फिर रहा था कि जब मेरे एक दोस्त ने मुझ पर रहम खाया और मुझे गाड़ी चलाना सिखा दी। उसी दोस्त की बदौलत मुझे एक बंगले में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। घर में सिर्फ मालिक, मालकिन और उनकी बेटी थी। जब मेरे दोस्त ने मेरी जिम्मेदारी ली तो मालिक ने मुझे अपनी बेटी की गाड़ी पर ड्राइवर रख लिया। मालिक की बेटी एक बड़े कॉलेज में पढ़ती थी और मैं इसकी गाड़ी चलाया करता था। रोज सुबह उसे कॉलेज छोड़ता था और वापसी में कॉलेज से लेकर बंगले में पहुंचाता। अक्सर वो शाम में अपने दोस्तों की तरफ निकल जाती तो मैं ही उसे लाने ले जाने का काम करता। एक गांव वाला होने की वजह से मैं इज्जत के मामले में बहुत ही ज्यादा हसास था। मैंने कभी नजर उठाकर मालिक की बेटी की तरफ नहीं देखा था। मालिक की बेटी का नाम किंजा था और वो एक हसीन लड़की थी, लेकिन मैं हमेशा ही नजर झुकाकर उससे बात करता। मेरे लिए तो मालिक और मालकिन काबिल एहतराम लोग थे, जिन्होंने मुझे काम देकर मेरी मुश्किल आसान कर दी थी। मैं मालकिन और मालिक से बहुत ज़्यादा अकीदत रखता था, क्योंकि वो दोनों ही बहुत नेक थे। किंजा यही रास्ते मुझसे बातें करती और बहुत सारी बातें मुझे बताती, लेकिन मैं सिवाय सर हिलाने के और कोई जवाब न देता। वो बिला वजह की ज़हीन थी और हर क्लास में अव्वल आती थी। किंजा बीवी मुंह में सोने का निवाला लेकर पैदा हुई थी। मालिक इनकी हर बात फौरन ही पूरी कर देते। किंजा बीबी ने नई गाड़ी की फरमाइश की तो मालिक ने फौरन ही उन्हें नई गाड़ी खरीद के दे दी। किंजा बीबी मुझे कहने लगी कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए नई गाड़ी ले ली है। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। वो अक्सर ही बातों बातों में मुझे छेड़ती और मेरे साथ फ्री होने की कोशिश करती, लेकिन मैं कभी अपनी हद से तजावुज ना करता। किंजा बीवी जब भी खरीदारी पर जाती तो वो मेरे लिए भी कुछ न कुछ जरूर लेकर आती। किंजा बीबी को मालूम था कि मेरी बहन की शादी होने वाली है। वो मेरी बहन के लिए भी कुछ न कुछ खरीद कर दिया करती थी कि ये इसकी शादी के लिए है, गाँव भिजवा दो। मैं इनकी आदत और इखलाक से बहुत मुतासिर था, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि किंजा ही एक दिन मेरे किरदार को पाश पाश कर देगी। किंजा बीबी की कम उम्री में ही शादी होने वाली थी और वो शादी होकर अपनी खाला के घर जाने वाली थी। किंजा गाड़ी में अक्सर ही फोन पर अपने दोस्तों से बात कर रही होती, जिसमें इनके मंगेतर का भी कहीं ना कहीं नाम आता, लेकिन मैं कभी इनकी बात सुनने की कोशिश नहीं करता और अपना ध्यान इधर उधर लगाए रखता। सर्दियों के दिन थे कि जब मालिक और मालकिन को अचानक ही अमेरिका जाना पड़ा था, क्योंकि मालिक के बड़े भाई जो अमेरिका में रिहाइश पजीर थे, उनकी हालत बहुत ही नाजुक थी और वो अपने आखिरी वक्त में अपने भाई को अपने पास देखना चाहते थे। किंजा बीबी के इम्तिहानात सर पर होने की वजह से मजबूरन वो दोनों अपनी इकलौती बेटी को घर पर ही छोड़ गए। मालिक ने जाते जाते मुझे ये जिम्मेदारी सौंप दी थी कि मैं किंजा बीबी को कॉलेज लाने ले जाने का काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करूं और इनका ख्याल रखूं, क्योंकि मुझे मालिक के साथ काम करते हुए 2 साल होने वाले थे। इसीलिए वो लोग मुझ पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करने लगे थे। मालिक को अच्छे से इल्म था कि मैंने कभी नज़र भर कर भी इनकी बेटी की तरफ नहीं देखा। मालिक और मालकिन 2 महीने के लिए अमेरिका चले गए और मैं उनके पीछे पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने लगा। कुछ ही अरसे बाद मेरी छोटी बहन की शादी थी और इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। मैं किंजा बीबी को कॉलेज छोड़कर करीबी एक मैकेनिक की दुकान पर चला जाता और वहां बैठकर काम सीखता, ताकि फारिग वक्त में ये काम भी कर सकूं। मालिक के पास से 8 बजे मेरी छुट्टी हो जाया करती थी और मैं चाहता था कि इसके बाद मैकेनिक की दुकान पर बैठकर काम करूं, ताकि जल्द से जल्द मेरे पास इतने पैसे जमा हो जाएं कि मैं अपनी बहन की शादी के लिए ये पैसे गांव भिजवा सकूं।
जितना अरसा मालिक मौजूद नहीं थे मुझे काम से जल्दी फरागत मिल जाया करती थी, क्योंकि किंजा बीवी ज़्यादातर घर में ही रहा करती थी। देखते ही देखते 1 महीने का अरसा गुजर गया और मालिक के बड़े भाई अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। उस रात ही मेरे पास किंजा बीवी का फ़ोन आया कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मैं इनके पास आ जाऊं। शायद उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़े। बीबी जी की ये बात सुनकर मैं परेशान हो गया। रात के इस पहर मेरे बंगले के अंदर जाना कुछ मुनासिब नहीं था, लेकिन बीमारी की हालत में बीबी जी को अकेला नहीं छोड़ सकता था, जबकि वो अपने ताया की मौत के गम में थी। पूरी रात मैं इनके साथ ही रहा और इनका ख्याल रखता रहा। वो शदीद बुखार में तप रही थी और सारी रात खुनकी में ही रही थी। सारी रात को इनके पास बैठा रहा और सुबह तक इनकी हालत कुछ बेहतर हुई तो मैं वापस अपने क्वार्टर में चला आया। वक्त तेजी से गुजरता रहा और उस दिन के बाद से किंजा बीवी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहने लगी। वो बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा खोई खोई सी रहने लगी। मुझे लगा शायद वो अपने माँ बाप की जुदाई में परेशान हो गई हैं, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि दरअसल हकीकत क्या है। मालिक ने मजीद 1 महीना और भाई के बच्चों के पास गुजारा और पूरे 2 महीने बाद वो दोनों घर वापस आए तो मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। लेकिन उस वक्त मेरे कदमों तले जमीन निकल गई जब मालिक ने पास पड़ा डंडा उठाकर मुझे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। वो मुझे गंदी गालियां देते जा रहे थे और मारते जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो मालिक इस कदर गुस्सा है कि मेरी बात भी सुनने को तैयार नहीं। और जब मुझे पूरी बात पता चली तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कदमों तले जमीन सनी ली है। किंजा बीबी ने मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने इनके साथ ज़बरदस्ती की है और वो अब उम्मीद से है। और ये बात डर के मारे उन्होंने अपने माँ बाप को फ़ोन पर नहीं बताई कि मैं उन्हें कोई नुकसान न पहुँचा दूँ। मैंने हैरत से किंजा बीबी को देखा जो कमाल डिटाई से झूठ पर झूठ बोल रही थी। मैं तो किंजा बीबी को बहुत ही सीधा साधा और मासूम समझता था, लेकिन उन्होंने तो मेरे ही किरदार को दागदार कर दिया था। मालिक मेरी कोई बात सुनने को राजी नहीं थे और किंजा बीबी अपने झूठ से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वो कह रही थी कि जिस रात ताया का इंतकाल हुआ इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया था। उन्हें लगा था कि शायद उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन मैं अस्पताल ले जाने के बजाय इनके साथ गलत काम कर बैठा। मालिक ने पुलिस को बुलाकर मुझे जेल में डलवाने का फैसला किया था, लेकिन किंजा बीबी ने उन्हें रोक दिया था। किंजा बीबी ने अपने वालिद को कहा कि ऐसा करने से उनकी इज्जत पर आंच आएगी। किंजा के वालिद मुझे नौकरी से निकाल चुके थे और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था। मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं था और इतनी जल्दी मुझे दूसरी नौकरी भी नहीं मिल रही थी, जबकि मेरी बहन की शादी सर पर आ गई थी। मैं मालिक के दिए हुए सर्वेंट क्वार्टर में रहता था और अब मेरे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। इसीलिए मैं मजबूर होकर दोबारा मालिक के दर पर गया और उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहा, लेकिन मालिक ने मेरे सामने ऐसी शर्त रखी कि मेरे होश उड़ गए। मालिक ने मुझसे कहा कि तुम्हें किंजा से कुछ महीने के लिए शादी करनी होगी। जब बच्चे की पैदाइश हो जाए तो फिर तुम इसे छोड़कर चले जाना। हमने बच्चा ज़ाया करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब डॉक्टरों ने यही कहा है कि इस अमल में किंजा की मौत हो सकती है और मैं अपनी इकलौती बेटी को खोना नहीं चाहता। किंजा का मंगेतर भी उसे छोड़कर चला गया है और इससे पहले के ज़माने में हमारी बदनामी हो, हम किंजा को तुम्हारे साथ रुखसत कर देंगे और तुम उसे अपने साथ अपने गांव ले जाना। जब बच्चे की पैदाइश हो जाएगी तो इसके बाद हम किंजा को वापस ले लेंगे। मैं जानता था कि ये बच्चा मेरा नहीं है और किंजा ने झूठ बोला है, लेकिन इसके बावजूद मैं इस पर राजी हो गया था क्योंकि मुझे अपनी बहन की शादी के लिए पैसों की ज़रूरत थी और कुल बाल इतने पैसे मुझे सिर्फ मालिक ही दे सकते थे। इसीलिए मैंने किंजा से शादी करने के लिए हामी भर ली और उसके साथ निकाह करके उसे गांव ले आया। किंजा बहुत खामोश थी। मैंने भी गांव पहुंचने तक सारा रास्ता इससे कोई बात न की थी। निकाह के फौरन बाद हम दोनों गाड़ी के जरिए गांव आ गए थे। मेरी माँ और घरवाले किंजा को देखकर हैरान रह गए और जब मैंने अपनी माँ को बताया कि मैंने शादी कर ली है तो मेरी माँ हैरान रह गई।
और कहने लगी कि इतनी बड़ी बात तूने मुझे बताई भी नहीं। मेरी शादी को लेकर मेरे कितने अरमान थे, लेकिन फिर किंजा की मौजूदगी को महसूस करते हुए मेरी माँ खामोश हो गई और किंजा को प्यार करने लगी। किंजा बहुत ही खूबसूरत थी। इतनी प्यारी और कम उम्र बहू देखकर मेरी माँ की सारी शिकायतें दूर हो गई और वो किंजा को मेरे कमरे में ले गई और इसे गांव की औरतों की तरह सजाने लगी। मैं बहन की शादी के इंतजामात देखने लगा और शाम ढली जब कमरे में आया तो किंजा दुल्हन के रूप में मेरे बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसे देखकर मैं शिशतर रह गया और वो कोई हूर परी मालूम होती थी। पहली नजर में ही मैं अपनी बीवी पर दिल हार बैठा था, लेकिन मैं कैसे भूल सकता था कि मेरी इसी बीवी ने मुझे किस तरह बदकिरदार साबित किया है। मैं उसके करीब बेड पर आकर बैठा तो वो खौफ के मारे लरसने लगी। वो अच्छे से जानती थी कि उसने मुझसे किस तरह शादी की है। मैं उससे पहले कि इससे कुछ कहता वो खुद ही रोने लगी और मेरे कदमों में बैठ गई। उसके आंसू मेरे दिल पर गिर रहे थे क्योंकि मैंने उसे हमेशा ही बहुत मुखलिस और अच्छा पाया था। किंजा रोते हुए मुझसे कहने लगी कि उसने जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाया है इसके लिए शर्मिंदा है और उसे अपनी गलती का पूरी तरह एहसास है। लेकिन ये सब कुछ उसने मुझे बदनाम करने के लिए नहीं किया, बल्कि बहुत ही मजबूरी में किया है। मैंने कहर बरसाती निगाहों से किंजा को देखा और उसे साफ लफ्जों में कह दिया कि तुमने कितनी मजबूरी में ही ये सब क्यों ना किया हो, लेकिन तुम्हारे इस अमल से मेरी इज्जत दो कौड़ी की भी ना रही। तुम अपने गुनाह को मेरे साथ थोप कर सुरखरू हो गई और मैं बेगुनाह होते हुए भी अपने मालिक की नजरों में गिर गया। मैं चाह कर भी तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि अपने निकाह में आई हुई औरत के साथ कोई ज्यादती करूं। इसीलिए तुम इस कमरे में आसानी से रह सकती हो। तुम्हें किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी और जब तुम अपने गुनाह को इस दुनिया में ले आओ तो यहाँ से जाने पर भी आजाद होगी। मैं खुद तुम्हें तुम्हारी औलाद के साथ तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। मैं किंजा को अपने कदमों से उठाकर बेड पर बिठाते हुए कमरे से बाहर निकलने लगा जब किंजा के लफ्जों ने मेरे कदमों को जंजीर कर दिया। वो कहने लगी कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया कि जिसकी पैदाइश तक मुझे यहाँ इंतजार करना पड़े। ना ही मैंने आपको आपके मालिक की नज़रों में गिराया है, बल्कि आपके मालिक तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और वो आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं और इसीलिए आपके मालिक ने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ आपको सौंप दी है और मुझे ये हुक्म दिया था कि मैं शादी के बाद आपको सारी हकीकत बता दूं। किंजा की बातों ने मुझे हैरान कर दिया था। मैं पलटकर किंजा का चेहरा देखने लगा जहां मासूमियत छाई हुई थी। वो उस वक्त एक 18 साल की मासूम सी लड़की थी जो ना जाने किन हालात में गुजारा कर रही थी। किंजा कहने लगी कि वो हामिला नहीं है, बल्कि इसके वालिद ने मुझसे झूठ कहा है और इसके वालिद ने ये सब बहुत मजबूरी में किया है क्योंकि वो अपनी बेटी की जान बचाना चाहते थे। किंजा ने मेरे करीब आकर मेरे हाथ अपने हाथों में थाम लिया और मुझे अपने साथ लिए बेड पर बैठ गई। किंजा बहुत धीमे लहजे में मुझे अपनी सच्चाई बता रही थी और मैं गुमसुम सा इसकी बात सुन रहा था। किंजा कहने लगी कि इसकी खाला ने बचपन से ही अपने बेटे के लिए उसका रिश्ता मांग रखा था और किंजा के वालिद ने अपनी साली की अच्छी आदत देखकर किंजा का रिश्ता अपनी बीवी के भांजी से तय कर दिया था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ किंजा के वालिद को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि किंजा का मंगेतर अहमद माँ बाप का इकलौता बेटा होने की वजह से बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुका था। उसके पास ना ही पैसे की कमी थी और ना ही कोई रोक टोक करने वाला था। अहमद की वालदा कभी भी अपने बेटे को गलत बात पर ना टोकती और जैसे जैसे अहमद उम्र की सीढ़ियां तय करता जा रहा था वो मजीद अयाश होता जा रहा था। किंजा बताने लगी कि जिन दिनों उसके माँ बाप अमेरिका गए हुए थे, अहमद ने कई दफ़ा उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और एक दफ़ा तो वो शराब के नशे में धुत कर आया और किंजा पर तशद्दुद करना चाहा, लेकिन उसने खुद को कमरे में बंद करके बचा लिया। और जिस रात को उसके ताया का इंतकाल हुआ, उससे एक शाम पहले भी अहमद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किंजा को हरासा करने की कोशिश की और उसी खौफ से वो बुखार में मुब्तला हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बचाव के लिए क्या करे,
क्योंकि उसे खौफ था कि अहमद इसके अकेलेपन का फायदा उठाकर दोबारा घर में दाखिल हो सकता है। इसलिए उसने सारी रात मुझे अपने कमरे में बिठाए रखा। वो अहमद से कहीं ज्यादा मेरे किरदार पर भरोसा करती थी। अपने माँ बाप के वापस आते ही उसने एक एक बात अपने बाप को बताई। किंजा के बाप ने अहमद की माँ से बात की कि वो अपने बेटे को समझाए कि जब किंजा से शादी करनी है तो इस तरह की हरकतें करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अहमद की माँ ने ये कहकर बात ख़त्म कर दी कि अहमद नौजवान खून है और जज्बात में आकर जोश मारता है। बच्चे हैं, थोड़ी बहुत मस्तियाँ तो करते हैं। किंजा क्यों इतने पुराने ख्यालात की मालिक है कि अपने मंगेतर के साथ कुछ वक्त भी नहीं गुजार सकती। किंजा कहने लगी कि जब अब्बा को एहसास हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा गलत फैसला लिया है, क्योंकि अहमद के इतने ज़्यादा बिगड़ने के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ है, तो वो शादी के बाद भी ऐसी घटिया हरकतें कर सकता है। मेरे बाप ने जैसे ही अहमद के साथ मेरा रिश्ता ख़त्म करने की बात की, तो अहमद धमकियों पर उतर आया और उसने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा कि वो मुझे किसी सूरत नहीं बख्शेगा। अब्बा मुझे लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे कि जब उन्हें लाउंज के शीशे के पास तुम गाड़ी साफ करते हुए दिखाई दिए। मैंने अब्बा को ये भी बताया था कि ताया के इंतकाल वाली रात तुमने सारी रात बैठकर मेरी हिफाजत की थी। अब्बा को अंदाज़ा हो गया था कि तुम एक पुख्ता किरदार के मालिक हो। इसीलिए अब्बा ने यह फैसला किया कि वो तुमसे मेरी शादी करवा दें और अहमद से फौरी तौर पर छुटकारा हासिल कर लें। लेकिन अहमद ये शादी इतनी आसानी से नहीं होने दे सकता था। इसीलिए अब्बा ने खाला को यही बात बताई कि तुमने मेरी इज्जत पर हमला किया है और अब मैं उम्मीद से हूँ खाला ने खुद ही ये रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि वो इज्जतदार लोग ऐसी लड़कियों को बहू नहीं बना सकते थे जो शादी से पहले ही हामला हो चुकी थी। अब्बा तुम्हें पहले ही रोज सारी हकीकत बता देना चाहते थे, लेकिन अब्बा को डर था कि अगर तुमने शादी से मना कर दिया तो वो क्या करेंगे। इसीलिए अब्बा ने जानबूझकर तुम्हें देखते ही मारना शुरू किया और तुम पर गलत इल्ज़ाम लगाया और तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि अब्बा जानते थे कि तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है। अब्बा को यकीन था कि तुम खुद ही पलट कर वापस आओगे तो वो शादी की शर्त रख देंगे। अब्बा का मंसूबा कामयाब हो गया था और जब तुम्हें शहर में कोई ठिकाना ना मिला तो तुम खुद अब्बा के दर पर चले आए और अब्बा ने शादी की बात रखकर अपना मसला हल कर लिया और अब्बा ने मुझे रुखसत करके इसीलिए तुम्हारे साथ गाँव भेज दिया ताकि उनका बेटा हमें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अब्बा जानते थे कि तुम एक बड़े ज़र्फ के मालिक हो और सारी सच्चाई जानने के बाद तुम मुझे कबूल कर लोगे। अब्बा को दुनिया की परख थी और अब्बा पहले ही दिन से ये कहते थे कि तुम बिल्कुल भी लालची आदमी नहीं हो, बल्कि एक पुख्ता किरदार, एक नेक इंसान हो। तुम चाहो तो मैं ये बात साबित कर सकती हूँ कि मैं हामिला नहीं हूँ और ना ही किसी नामहरम ने मुझे कभी हाथ लगाया है। बहुत मजबूरी में अब्बा ने मुझे तुम्हारे निकाह में दे दिया है और मैंने अपने पूरे दिल से तुमसे निकाह किया है, क्योंकि मैं खुद भी तुम्हारी अच्छाई की गवाह हूँ। हो सके तो मुझे और मेरे पाप को बस एक झूठ के लिए माफ़ कर दो। किंजा की आंखों से आंसू टपक रहे थे और मुझे इन आंसुओं में एक बाप बेटी की बेबसी दिखाई दे रही थी। मैंने किंजा को फारिग नहीं किया, अपने सीने से लगा लिया था। वो एक बहुत ही प्यारी लड़की थी जिसे शायद खुदा ने इसी तरह मेरे नसीब में लिखा था। मेरी माँ ने बहन की शादी की रस्मों के साथ साथ मेरी भी शादी की रस्म शुरू की। मैं हर दिन अपनी बीवी को गांव के रस्म व रिवाज के हिसाब से सजता संवरता देखकर निहाल हो रहा था। किंजा ने अपने बाप को फ़ोन करके बताया था कि यहाँ हमारी शादी की रस्में हो रही हैं, तो किंजा के माँ बाप भी खामोशी से मेरे गांव चले आए थे और वो भी हमारी शादी में शरीक हो रहे थे। मेरे मालिक ने आते ही हाथ जोड़कर मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगी थी, लेकिन मैं तो उन्हें पहले ही माफ़ कर चुका था। मैं खुद एक बहन का भाई था और मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा था कि कोई भी बाप या भाई अपनी बेटी की शादी किसी भी ऐसे शख्स से नहीं कर सकता जो बद किरदार और अयाश हो। एक बात जो मुझे अच्छी तरह समझ आ गई थी कि अपने बच्चों की किस्मत के फैसले उनके बचपन में नहीं करने चाहिए, क्योंकि बड़े होकर वो ना जाने कौन सा रास्ता इख्तियार करें और उनके दिल में किसी और की मोहब्बत घर कर जाए। आप इस बात से वाकिफ नहीं हो सकते और आपकी बहन या बेटी यहाँ इतनी अर्जा नहीं होती
क्या आप इसे किसी बद किरदार शख्स के साथ उसे ब्याह दें جس کے دل میں کسی اور کی تصویر ہو۔